से ऑनवर्ड कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो जस्ट वेट फॉर 2 minutes. चलें बेटा, अब काफी वेट कर लिया. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. जी सोहेब, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम ये क्वेश्चन करवा दें 5 पेपर का, ये जो इस बार आया था. किस टॉपिक से रेलेवेंट? ये इसी चैप्टर का, चैप्टर 7 का. चैप्टर 7 का करंटली आई हैवंट. मैं ये मैनेज ग्रुप करके में. फिर आपको करवा दूंगी बेटे. हमने रिवीजन भी करनी है ना, जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होनी है तो जी. जब मैं आपको क्लास में करवा दूंगी. ओके मैम. ठीक है. जी हामिद. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी हामिद. वालेकुम मैम. मैंने अस्सलाम. जी पूछना हामिद ये था कि बेटे. 21 जनवरी वाली मैम, इसमें सेल डेबिट कैसे होगी? 21 में जी. पेज नंबर बोलो. 270. 270. 21st. अच्छा वो बेटे एडवांस था, और जितने भी एडवांसेस होते हैं, चाहे एक्सपेंस हो या रेवेन्यू हो, वो करंट ईयर के एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं होते.
उसे अपोजिट ट्रीट होता है, तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। अगर एडवांस एक्सपेंस हो उसकी एडजस्टिंग एंट्री में हम एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। नहीं, ये तो अगर सेल रिटर्न होती तो फिर नहीं डेबिट करना था नहीं हमने। बेटे देखो, आपने गुड्स सेल नहीं किए हैं, आपने 5 मिलियन रिसीव कर लिया हुआ था, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 2 मिलियन की गुड्स फॉरवर्ड किए हैं, 3 मिलियन की तो गुड्स अभी आपने डिलीवर की ही नहीं थी, तो सेल्स रेवेन्यू बना ही नहीं था। आपने मिस्टेक क्या की, 5 मिलियन जब आपने एडवांस रिसीव किया होगा, आपने कैश को डेबिट और सेल्स को 5 मिलियन से क्रेडिट कर दिया होगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हम उसमें से 2 मिलियन की गुड्स फॉरवर्ड कर सके, जितनी गुड्स फॉरवर्ड हो गई सिर्फ वो सेल्स रेवेन्यू बनी। तो 2 मिलियन से सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 5 मिलियन से कर दिया, तो 3 मिलियन से जो एक्स्ट्रा सेल्स रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो गया, बेसिकली वो करंट ईयर का सेल्स रेवेन्यू नहीं था, वो नेक्स्ट ईयर का सेल्स रेवेन्यू था, इसलिए हम डेबिट करके अपनी सेल्स की अमाउंट को कम कर रहे हैं। एडवांस सेल हम ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ये तो कैश होना चाहिए। आप बात नहीं समझे, ये देखो बेटे हमने जब एडवांस रिसीव किया होगा, हमने एंट्री क्या पास की होगी, हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। कितने से जनाब? 5 से। 5 मिलियन से। अब बाद में मालूम हुआ कि 3 मिलियन की गुड्स तो फॉरवर्ड हुई नहीं थी। जब आपने गुड्स ही फॉरवर्ड नहीं की, किसी को बेनिफिट ट्रांसफर ही नहीं किया, तो क्या रेवेन्यू अर्न हुआ? नो। नहीं। तो जब रेवेन्यू अर्न ही नहीं हुआ, तो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू अर्न ही नहीं हुआ, तो हमें तो उसे रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए था। 5 मिलियन में से 2 मिलियन की गुड्स आपकी फॉरवर्ड हो गई थी, 3 मिलियन की गुड्स आपकी फॉरवर्ड नहीं हुई थी, वो रेवेन्यू नहीं बना था, तो उस रेवेन्यू को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना। सेल्स अकाउंट को जब आप 3 मिलियन से डेबिट करोगे तो 5 मिलियन के क्रेडिट में से 3 मिलियन निकल जाएगा, तो एक्चुअल में जो मेरा सेल्स रेवेन्यू अर्न हो चुका 2 मिलियन का, वो रह जाएगा जी, और एडवांस रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो लायबिलिटी है। ठीक हो गया मैम। अब ठीक है, एडवांसेस में हम ऑपोजिट करते हैं, एक्सपेंसेस का नॉर्मल बिहेवियर जो होता है बेटे वो डेबिट होता है, लेकिन एडवांसेस के अगेंस्ट में हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू का नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट होता है, एडवांसेस के अगेंस्ट में वो डेबिट होते हैं। यस मैम, क्लियर है मैम। ठीक है, चले अब मेरा ख्याल है बाकी कॉम भी आगे भी होगी। 100% स्ट्रेंथ तो अभी भी नहीं, चले 47 फिर भी काफी स्ट्रेंथ है। हम बिस्मिल्लाह करते हैं बेटे आज के टॉपिक की, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। बैंक रिकॉन्सिलेशन होती क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन क्यों करते हैं वो आज हम पहले उसे डिस्कस करेंगे। रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग होता है टैली करना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना। देखिए बेटे, हमने पहले भी क्लास में बात की, फिर से रिपीट करते हैं कि बिजनेसमैन के पास जितना भी ऑफिस में स्पेयर कैश होता है वो ऑफिस में नहीं रखा जाता है, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ थेफ्ट, फ्रॉड, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिजनेस के जो सरप्लस कैश है वो हमेशा बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जाता है। बिजनेस जो अपने अकाउंट्स ओपन करवाते हैं वो करंट नेचर के भी होते हैं, सेविंग अकाउंट भी होते हैं और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स भी हो सकते हैं। अब जनाब, जब हमने प्राइम एंट्री बुक्स को डिस्कस किया था, प्राइम एंट्री बुक्स में हमने कैश बुक को डिस्कस किया। कैश बुक हमने 3 तरह की डिस्कस की थी, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक 2 कॉलम कैश बुक और एक हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पे अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, और वो कौन सी अमाउंट वहां हम रिकॉर्ड करते हैं? कैश। 2 कॉलम कैश बुक में अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में उसका फॉर्मेट भी ड्रॉ किया था। 2 कॉलम कैश बुक में बेटे अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। वो 2 कॉलम्स कौन कौन से होते हैं? एक कॉलम कैश अकाउंट और दूसरा कॉलम बैंक अकाउंट। 3 कॉलम कैश बुक में आपके पास अमाउंट के 3 कॉलम्स हो जाएंगे, 3 कॉलम्स ऑन डेबिट साइड एंड 3 कॉलम्स ऑन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे भी जो 3 कॉलम हैं वो कौन से हैं? एक कॉलम डिस्काउंट का है, कैश का है और बैंक का है। सेम इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी एक कॉलम डिस्काउंट रिसीव्ड का है, एक कैश कॉलम है और एक बैंक कॉलम है।
अब हमने वहां पे क्या बात डिस्कस की थी कि बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस की रूटीन ट्रांजैक्शंस को बैंक के थ्रू करता है, चीजें क्रेडिट बेसिस पे सेल हो रही हैं, कस्टमर से ज्यादा अमाउंट में पैसे आ रहे हैं, थ्रू चेक आ रहे हैं, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, थ्रू चेक पेमेंट कर रहे हो, तो बिजनेस की बहुत सी ट्रांजैक्शन बिजनेस के बैंक करंट अकाउंट के थ्रू होती। अब हमने बिजनेस के नाम से बैंक में जो अकाउंट ओपन किया हुआ, उस अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। आप बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पैसे रिसीव भी कर रहे हो, चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा रहे हो, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक के थ्रू आप पेमेंट भी कर रहे हो, चेक के थ्रू पेमेंट भी कर रहे हो, बैंक का बैलेंस कम भी हो रहा है। अब जनाब प्राइम एंट्री बुक के चैप्टर में हमने क्या डिस्कस की थी कि जनाब हम कैश, यहाँ पे मैं दोबारा से उसके फॉर्मेट को ड्रॉ करती हूँ, 2 कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट को। टू कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड पे बी अमाउंट के 2 कॉलम और क्रेडिट साइड पे भी अमाउंट के 2 कॉलम। एक कॉलम में कैश के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हम उन्हें बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मेट है हमारे 2 कॉलम कैश बुक का और 3 कॉलम कैश बुक का। सिर्फ डिफरेंस क्या है, 3 कॉलम कैश बुक में बोथ साइड पे डिस्काउंट के कॉलम्स आ जाएंगे। हमें इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट को डील नहीं करना, वो हमें नहीं रिक्वायर्ड। हम 2 कॉलम कैश बुक से अपनी बात का स्टार्ट लेंगे। देखो आपने वहां क्या सीखा कि बेटे अगर कहीं इसकी कैश बुक की डेबिट साइड पे क्या है, यहां मैं पर्टिकुलर्स लिखने की बजाय रिसीट्स एंड पेमेंट्स में बात करूंगी। कैश बुक की डेबिट साइड पे हमेशा आपके पास क्या होता है, हम रिसीट्स को लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे हमेशा आपके पास क्या होती हैं, पेमेंट्स होती हैं। अगर ऑफिस में कैश आ रहा है तो आप क्या किया करते थे, कैश के कॉलम को डेबिट किया करते थे, और अगर कहीं से पैसे आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक, वो भी आपकी रिसीट्स हैं, लेकिन उस सिचुएशन में कैश के कॉलम को डेबिट करने की बजाय आप बैंक के कॉलम को डेबिट किया करते थे। इसी तरह अगर मैं पेमेंट्स की बात करूं, अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो या कोई खर्चा वर्चा कर रहे हो और पैसे अदा कर रहे हो, तो बेटे वो आपकी पेमेंट्स हैं। अगर पेमेंट्स आपने कैश के थ्रू की हैं, किसी को कैश पे किया है, तो आप कहते थे कि ऑफिस के कैश का बैलेंस कम हुआ है, तो आप कैश कॉलम को क्रेडिट किया करते थे। लेकिन अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो चेक के थ्रू, तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो कम हो रहा होता था, तो आप कैश कॉलम को क्रेडिट करने की बजाय बैंक कॉलम को क्रेडिट किया करते थे। तो जनाब सिंपल 2 कॉलम कैश बुक में क्या है, जहां से भी आपको पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, वो आपकी रिसीट्स हैं, आप उन्हें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, और पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। अगर कैश के फॉर्म में पैसे आ रहे हैं, कैश कॉलम डेबिट, चेक के फॉर्म में पैसे आ रहे हैं, वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक कॉलम को डेबिट किया करते थे। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो कैश के थ्रू, तो कैश के कॉलम को क्रेडिट किया करते थे, और अगर चेक के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस कम होता था, आप बैंक के कॉलम को क्रेडिट किया करते थे। अब बेसिकली जो बैंक का कॉलम आपकी 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है, उसमें आपके बैंक अकाउंट के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड करते थे। हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको हम भी रिकॉर्ड करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के। अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है, और किस बुक में रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में। उन ट्रांजैक्शंस को बैंक भी रिकॉर्ड करता है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में होगा, और आपके अकाउंट में आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी 2 मुख्तलिफ जगह पे रिकॉर्डिंग होती है। ऑफिस में जो आपका अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड कर रहा है, जिस बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, उसका नाम है कैश बुक। लेकिन आपकी उन्हीं ट्रांजैक्शन को
आपका बैंकर भी रिकॉर्ड कर रहा है। और बेटा बैंकर जिस बुक में आपकी ट्रांजैक्शंस को, आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, हम उस बुक को बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। आपके अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपका बैंकर जिस बुक में आपकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, उस बुक का नाम क्या है? बैंक स्टेटमेंट। सेम वही ट्रांजैक्शंस, आपके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस दो मुख्तलिफ जगहों पे रिकॉर्ड हो रही हैं। आपका अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है इन ऑफिस, जो बैंक से रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं बाय अकाउंटेंट, वो जिस बुक में अकाउंटेंट ऑफिस में बैठा हुआ आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, वो है आपकी कैश बुक, जिसे जनाब इस चैप्टर में कहीं कहीं पे वो बैंक बुक का नाम भी देता है। लेकिन उन्हीं ट्रांजैक्शन को, सेम ट्रांजैक्शंस being recorded by banker, सेम ट्रांजैक्शन को बैंकर भी रिकॉर्ड कर रहा है, और आपके अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन बैंकर जिस बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, उस बुक का नाम है बैंक स्टेटमेंट। अब देखो बेटे, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक को हम इसके अलावा क्या नाम देंगे इस चैप्टर में? बैंक बुक का नाम देंगे। आपकी जो बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब क्या है? जब हम बेटे शीशे में देखें तो क्या होता है? लेफ्ट राइट नजर आता है और राइट लेफ्ट नजर आता है। अभी मैंने आपसे कहा कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इसका मतलब अगर ये मिरर इमेज है तो एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो क्या है? वो डिफरेंस ये है कि बेटे, आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो आपकी रिसीट्स हैं। कैश बुक में रिसीट्स को कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखा जाता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जो रिसीट्स हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होने की बजाय क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। आपके अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में से जो पेमेंट्स हो रही हैं वो आपकी पेमेंट्स हैं, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन आपके अकाउंट से जो पेमेंट्स हो रही हैं, आप पेमेंट्स कर रहे हो, वो बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होंगी, लेकिन कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होती हैं? उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपने इस चैप्टर में क्या बात याद रखनी है इनिशियल फेज में, वो ये है कि बेटे, हमने अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, उस हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं, उन ट्रांजैक्शंस को दो मुख्तलिफ बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आपका अकाउंटेंट ऑफिस में बैठ के आपकी बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको जिस बुक में रिकॉर्ड करता है, उस बुक का नाम क्या है? कैश बुक। और कैश बुक के किस कॉलम में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है? बैंक कॉलम में। और आपके बैंक अकाउंट की जो सेम ट्रांजैक्शंस हैं वो आपका बैंकर भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपका लाइट बैंक में अकाउंट है तो लाइट बैंक में बैठा हुआ अकाउंटेंट आपके अकाउंट में जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा है आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो सेम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है बैंकर आपकी बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक एक दूसरे का मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज का मतलब है कि जनाब, जो कैश बुक का डेबिट है वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, और जो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है वो कैश बुक का डेबिट है। कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स होती हैं और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे रिसीट्स हुआ करती हैं। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे हम पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे पेमेंट्स आती हैं। नेक्स्ट बात कि बेटे, मैंने बार बार इस बात पे फोकस किया कि सेम ट्रांजैक्शंस, हमारे अकाउंट में कहीं से पैसे आए, रिसीट्स हैं हमारी, जनाब हमने क्या करना है? हमारे, सपोज कर लीजिए हमें कहीं से 10,000 रुपीज रिसीव हुए, हमारे अकाउंट में आए, बैंक अकाउंट में आए। कहाँ से आए? मिस्टर ABC ने पे किए। तो जनाब हमारे अकाउंटेंट ने उसे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि जो पैसे आए इन द फॉर्म ऑफ चेक आए, बैंक में डिपॉजिट हो गए। अब वो ट्रांजैक्शन कैश बुक की डेबिट साइड पे आएगी और बैंक स्टेटमेंट की किस साइड पे होनी चाहिए? क्रेडिट साइड पे 10,000।
फिर इसके अलावा जनाब 5000 हमें पैसे कहीं और से आए, चलिए वो पैसे आए अगेंस्ट सेल्स आए, उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में भी रिकॉर्ड होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगेन जो पैसे आए इन द फॉर्म ऑफ चेक आए और हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, हमारे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ। हमने किसी को पेमेंट की चेक के थ्रू, और पेमेंट क्यों की? अगेंस्ट परचेसेस। चेक के थ्रू पेमेंट की, कितनी पेमेंट की जनाब? हमने 2000 की पेमेंट की, उसे जनाब कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में भी रिकॉर्ड होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी वो रिकॉर्ड होगा पेमेंट साइड पे परचेसेस। फिर जनाब हमने, चलें सपोज आयशा मैं आपका क्वेश्चन अभी लेती हूँ, हमने रेंट पे किया जनाब सपोज चेक के थ्रू 500, बैंक कॉलम में क्रेडिट, और जनाब यहाँ पे अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड करेगा 500 यहाँ। कहने का मतलब यह है कि जनाब सेम ट्रांजैक्शंस दोनों जगहों पे रिकॉर्ड अगर हो रही हैं तो आपकी कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस शुड बी सेम। ट्रांजैक्शंस दोनों बुक्स में अगर होना चाहिए, लेकिन समटाइम वो सेम नहीं होता बहुत सी रीजंस की वजह से, जो कि नेक्स्ट मैंने वो रीजंस आपसे डिस्कस करनी है। तो बहुत सी रीजंस की वजह से क्या होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट का और कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं कर पाता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसे रेक्टिव रीजंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन वजह से डिफरेंसेस अराइज हुए। उन रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं, उन रीजंस को करेक्ट करते हैं, और आफ्टर करेक्शन आपकी कैश बुक का बैलेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ टैली कर जाता है। And this whole procedure is called bank reconciliation. जी बेटा आयशा, again raise your hand. Give me your notification. आयशा दोबारा से बेटे होल्ड किया करें नोटिफिकेशन देकर। मैम जो ट्रांजैक्शन हम कैश में करेंगे तो वो बैंक स्टेटमेंट में आएंगी कि नहीं बार आएंगी? बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ। देखो हमने जब 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक को ड्रॉ किया, वहां एक बात सीखी थी, जो पेमेंट्स हमें आ रही है इन द फॉर्म ऑफ चेक, इसीलिए तो मैं उसे बैंक कॉलम में लिख रही हूँ। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी। अगर तो कैश आया, सिंपल ऑफिस में आया, वो तो बैंकर नहीं ना रिकॉर्ड करेगा जब तक कि वो बैंक में हमने डिपॉजिट नहीं करा देना। वो ट्रांजैक्शन की हम उन ट्रांजैक्शंस की आयशा बेटे बात करें, उन ट्रांजैक्शंस की बात करें जो बैंक के थ्रू होंगी, जो चेक के थ्रू हमें पैसे आ रहे हो, चेक के थ्रू हम पे कर रहे हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, यू वेलकम। अच्छा देखो बेटे, अब तक हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि वो तमाम, हम उन तमाम ट्रांजैक्शंस की बात करें जो हमारे बैंक अकाउंट, जो कि बैंक में ओपन है, हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। उन ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया जाता है, और कैश बुक के कौन से कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है। हम वहां पे भी उसे रिकॉर्ड करें, और हमारा बैंकर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर सेम ट्रांजैक्शंस दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो रही हैं, तो बेटे अंडरस्टूड बात है ना कि दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। लेकिन समटाइम उनका बैलेंस टैली नहीं कर पाता। बहुत सारी रीजंस होती हैं जो 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो बहुत सारी रीजंस की वजह से उनका बैलेंस मैच नहीं कर पाता। फिर हम क्या करते हैं? हम रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस रीजन की वजह से बैलेंस मैच नहीं कर पा रहा। वो रीजंस आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हम उनकी करेक्शन करते हैं, और करेक्शन कर लेने के बाद दोनों के बैलेंसेस मैच हो जाते हैं, हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा से मैं अपनी एक और बात को रिपीट करूंगी कि मैंने कहा दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए, लेकिन बिहेवियर शुड बी ऑपोजिट। क्यों? इसलिए क्योंकि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एक दूसरे का मिरर इमेज है। उसमें हम रिसीट्स को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं, कैश बुक में पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही हैं, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट्स डेबिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही हैं। इसलिए बेटे जो इनके क्लोजिंग बैलेंस है उनकी अमाउंट सेम होनी चाहिए, लेकिन बिहेवियर शुड बी ऑपोजिट। नॉर्मल सिचुएशन में
नॉर्मल सिचुएशन में जो इनके बैलेंसेस होते हैं, नॉर्मल बैलेंसेस कैश बुक का के बैंक कॉलम का जो नॉर्मल बैलेंस होता है उसका बिहेवियर हुआ करता है डेबिट। और नॉर्मल बैलेंसेस कब होते हैं? जब रिसीट्स ज्यादा हो और पेमेंट्स कम हो। जब हमारे अकाउंट में पैसे ज्यादा आए हुए होते हैं और पेमेंट्स हमने कम की हुई होती हैं, तब मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पैसे पड़े हुए हैं, ये नॉर्मल बैलेंस है। ऐसी सिचुएशन में आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बिहेवियर होगा वो डेबिट होगा, और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है बेटे, उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होगा वो क्रेडिट होगा। कैश बुक को इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? कैश बुक को हम इसके अलावा बैंक बुक भी बोलते हैं। नॉर्मल बैलेंसेस के ऑपोजिट ओवरड्रॉन की जब सिचुएशन होगी, जिसे हम ओवरड्रॉन सिचुएशन भी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट सिचुएशन भी कहते हैं। जब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन या एबनॉर्मल बैलेंसेस होंगे, इस सिचुएशन में आपकी जो कैश बुक या जिसे हम बैंक बुक का नाम दे रहे हैं, इसका बिहेवियर क्रेडिट होगा, और आपकी बैंक स्टेटमेंट का जो बिहेवियर है वो डेबिट होगा। उससे नेक्स्ट एक और बात, बहुत सारी बातें रिकॉन्सिलेशन से पहले इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखनी है। इनके नॉर्मल बिहेवियर्स, कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का जो पैटर्न है वो क्या होता है, उसकी डेबिट साइड पे कैश बुक की डेबिट साइड पे क्या होता है, क्रेडिट साइड पे क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मल बैलेंसेस क्या हुआ करते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस क्या होते हैं, ये बेटे चीजें आपने जहन में रखनी है। अगली बात, हमने कहा कि जनाब आफ्टर रिकॉन्सिलेशन कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट सेम लेकिन बिहेवियर अपोजिट होना चाहिए। फिर इसका मतलब है कि करेक्शन हो गई, आपकी रिकॉन्सिलेशन हो गई। अब रिकॉन्सिलेशन करेंगे कैसे? देखो बेटे, रिकॉन्सिलेशन के लिए एक छोटी सी बात जो जहन में रखनी है वो क्या है, वो गौर से सुनिएगा। कि देखो, हम कह रहे हैं कि कोई अमाउंट है कैश बुक में भी रिकॉर्ड होनी चाहिए और वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो कि जनाब, फर्ज कीजिए मैं एक रफ सा फॉर्मेट यहां आपके सामने ड्रॉ करती हूं। सपोज ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी बैंक बुक है, बैंक स्टेटमेंट है, और रिकॉन्सिलेशन हमेशा बैंक कॉलम की होती है, कैश कॉलम की रिकॉन्सिलेशन नहीं होती। सपोज यहाँ पे कैश बुक का उन्होंने बिगनिंग बैलेंस दिया, मंथ के स्टार्ट में हमारे पास थे जनाब 10,000, कैश बुक के अकॉर्डिंगली भी इतना ही बैलेंस था और बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली भी हमारे बैंक में 10,000 ही पड़े हुए थे। ड्यूरिंग द ईयर हमें कितने पैसे आए, यहाँ से हमें पैसे आए 50,000 एक जगह से आया, रिकॉर्ड हो गया, 70,000 एक और जगह से आया, रिकॉर्ड कर लिया, 1,20,000 का चेक और एक और जगह से आया, उसे रिकॉर्ड कर लिया। बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, वो क्या शो कर रही है? बैंक स्टेटमेंट हमें शो कर रही है 50,000, और इसके अलावा शो कर रही है जनाब आपकी बैंक स्टेटमेंट 1,20,000 की रिसीट्स को। कैश बुक की पेमेंट्स हमें शो कर रही हैं कि जनाब आपने ये 2-3 जगहों पे पेमेंट की है। एक जगह आपने 1,000 की पेमेंट की है, एक जगह आपने 40,000 की पेमेंट्स की हैं, एक जगह आपने जनाब 50,000 की पेमेंट्स की हैं। बैंक स्टेटमेंट हमने निकलवाई बैंक से, तो मालूम हुआ हमने ये पेमेंट्स की हैं। वो पेमेंट शो कर रहा है 40,000 की पेमेंट शो कर रहा है, 1,000 की पेमेंट शो कर रहा है, और जनाब इसके अलावा 50,000 की पेमेंट शो कर रहा है, एक और पेमेंट शो हो रही है 10,000 की। अब जनाब हमने कैश बुक का जब क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट किया तो क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये थी, डेबिट साइड पे देखो 10 और 50 60 प्लस 70 प्लस 120, आपके पास टोटल 250, 2,50,000 माइनस 1 माइनस 90, ये आपके पास कैश बुक
शो करिए कि आपके बैंक अकाउंट में 159,000 होने चाहिए। ओके जी, बैंकर से अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाई तो जनाब वहां क्या बैलेंस शो हो रहा था? वहां बैलेंस ये शो हो रहा था 10, 50, 60, 120, 180,000। $180 माइनस 41 माइनस 60, ये जनाब हमारी बैंक स्टेटमेंट कह रही है आपके अकाउंट में 79,000 पड़े हुए हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकली जैसे रिकॉन्सिलेशन होती है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको लॉजिक्स और सही में कहानी समझ में आ सके। अगर ये बातें फॉलो कर ली फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन के क्वेश्चन आपको समझाना मेरे लिए मसला नहीं होगा। हम करते क्या है कि जनाब अपने जब हमने अकाउंट्स फाइनलाइज करने होते हैं, समरीज बनानी होती है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी होती है, जब हमारी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, हम उस वक्त क्या करते हैं, अपनी कैश बुक को लेते हैं, बैंक कॉलम में देखते हैं कि जनाब हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम कितने पैसे शो कर रहा है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। जनाब वो शो कर रहा है 1,59,000, ये अमाउंट शो हो रही है। ओके जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है, हमारे अकाउंट की सारी डिटेल वो हमें बैंकर दे देता है कि जनाब आपके जो स्टेटमेंट, ये आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली उसकी ये डिटेल है और आपके अकाउंट में 159,000 ही 79,000 पड़ा हुआ है। अरे ये क्या, सेम ट्रांजेक्शन दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए तो बैलेंस तो सेम होना चाहिए, डिफर क्यों कर रहा है? वो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में करते क्या हैं? रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हमने ये काम करना है कि बेटे हमने वर्किंग में रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हमजा दोबारा से दीजिए। मैम यही पूछना था कि आपने ये 70,000 जो है ये आपने बैंक स्टेटमेंट में पहले क्यों नहीं लिखा था? कौन सा 70,000? वही तो बताने जा रही हूँ बेटे, वही तो हमने रीजंस को आइडेंटिफाई करना है, वही तो प्रोसीजर बताने जा रही हूँ। वो अगर लिखा होता, वो अमाउंट लिखी होती तो सारी अमाउंट सेम होती, तो फिर तो क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस ही ना आता। क्लोजिंग बैलेंस का जब डिफरेंस आता है फिर ही तो हम डिफरेंसेस को लोकेट करते हैं कि डिफरेंसेस किन किन ट्रांजैक्शंस की वजह से हुए, फिर उनकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। यही चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। थैंक्स। ठीक है, अब बेटे हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में करते क्या हैं? जो हमारी एक्चुअल में कैश बुक होती है या बैंक स्टेटमेंट होती है, हम वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं करते, हम रफ वर्किंग में रिकॉन्सिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और एक चीज और जो याद रखनी है, बैंक स्टेटमेंट तो हमारे ही अकाउंट की हैं, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की ऑथेंटिसिटी जो है वो सिर्फ बैंकर के पास है। हम अपनी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस को खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो सिर्फ बैंकर रिकॉर्ड करता है। और बैंकर कब रिकॉर्ड करेगा? जब उसके पास प्रूफ आएगा, उसके पास चेक्स आएंगे, उसके पास डिपॉजिट स्लिप्स आएंगी, तो फिर हमारा बैंकर हमारी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। हम जब रिकॉन्सिलेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम रफ वर्किंग में कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हमारी कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, ये आपने अपने माइंड में रखना है। हम इस रफ वर्किंग में करते क्या है, एक कैश बुक रफ ओपन करते हैं और एक बैंक स्टेटमेंट रफ में ओपन करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम काम क्या करेंगे, हमने क्लोजिंग बैलेंसेस मैच करने हैं और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में एडजस्ट होंगे। और इस एडजस्टिंग प्रोसीजर में जो आपकी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस हैं, वो इस एडजस्टिंग प्रोसेस में जब आएंगे वो बिगनिंग बैलेंस के तौर पे बिहेव करेंगे। आपकी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 159,000 क्रेडिट साइड पे है। रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में आपने इसको ब्रॉड डाउन करना है, बिगनिंग बैलेंस के तौर पे लेकर आना है, इसलिए कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 159,000 और बैंक स्टेटमेंट का एक्चुअल में जो क्लोजिंग बैलेंस शो रहा है 79,000 डेबिट साइड पे शो रहा है। रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में जब हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे तो ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन करेंगे 79,000। ये काम कर लेने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है,
हमने कैश बुक की डेबिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड के साथ टैली करना है, और वो ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक की डेबिट साइड पे भी हैं और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे भी हैं, उनको टिक कर देना है। टिक करने का मतलब ये है कि बेसिकली इसकी वजह से डिफरेंस अराइज नहीं हुआ। कैश बुक की डेबिट साइड को हम बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड के साथ टैली करते हैं और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड को हम कैश बुक की क्रेडिट साइड के साथ टैली करते हैं। क्यों? उसकी रीजन मैंने आपको पहले बता दी कि ये दोनों बुक्स एक दूसरे का मिरर इमेज है। हमने रिसीट्स को रिसीट्स के साथ टैली करना है, पेमेंट्स को पेमेंट्स के साथ टैली करना है। रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो वो कैश बुक की डेबिट साइड पे है और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे हैं। इसलिए हम कैश बुक की डेबिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड के साथ टैली करते हैं। ये देखो मैं आपके सामने टैली करूंगी। जनाब, कैश बुक की डेबिट साइड पे सबसे पहली अमाउंट जो शो हो रही है वो 10,000 का बिगनिंग बैलेंस, और बिगनिंग बैलेंस को भी मैच किया जाता है। अगर बिगनिंग बैलेंस मैच ना हो तो इसकी रिकॉन्सिलेशन भी अलग से की जाती है, वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो हम क्लोजिंग बैलेंस को मैच करेंगे। तो बिगनिंग बैलेंस 10,000 दोनों साइड पे सेम है, ये अमाउंट सेम है। देखो जो अमाउंट दोनों जगहों पे मैंने यहाँ पे भी टिक कर दिया और यहाँ पे भी टिक कर दिया ब्लू इंक से, ताकि आपको प्रोमिनेंटली दिख सके। फिर कैश बुक की डेबिट साइड पे 50,000 की अमाउंट आ रही है, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे भी 50,000 की अमाउंट है। मैंने उसको यहाँ पे भी टिक कर दिया, मैंने उसको यहाँ पे भी टिक कर दिया। नेक्स्ट में कैश बुक की डेबिट साइड पे 70,000 की अमाउंट है, लेकिन मेरे पास बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे 70,000 की अमाउंट नहीं है। ये टिक नहीं होगी, ये कैंसिल नहीं होगी। 1,20,000 की अमाउंट कैश बुक की डेबिट साइड पे है, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे है। अमाउंट दोनों जगहों पे मौजूद है, इसका मतलब है कि डिफरेंस इस वजह से नहीं आया। डिफरेंस की एक रीजन हमारे सामने आई है, और वो क्या है कि जनाब 70,000 की रिसीट्स ऐसी हैं जो कि आपकी कैश बुक की डेबिट साइड पे शो हो रही हैं। उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। 70,000 को वो कैश बुक की डेबिट साइड पे अमाउंट आ रही है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट नहीं आ रही। इसका मतलब है ये 70,000 का एक तो डिफरेंस है। अब मैंने इस डिफरेंस को क्या करना है, रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में बेटे करते क्या है, जो अमाउंट जहां रिकॉर्ड नहीं है वहां रिकॉर्ड करके देखेंगे कि जब ये 70,000 की अमाउंट दूसरी बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी तो क्या ये टैली कर जाएगा कि नहीं। तो अब 70,000 की अमाउंट कैश बुक की डेबिट साइड पे है, इसे बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है वो बाद में देखेंगे। हो सकता है कि हमारा चेक अभी तक हमारे बैंकर के पास पहुंचा ना हो, जिसकी वजह से बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया। तो 70,000 की रिसीट्स कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड हैं, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है। तो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करके देखना है। तो यहाँ पे मैंने 70,000 लिख देना कि अगर ये होता 70,000 तो क्या उसके बाद ये टैली कर जाते। इसी तरह आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड के साथ टैली करना है। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे 1,000 की अमाउंट है और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे 1,000 की अमाउंट है, तो 1,000 मैंने यहां पे काट दिया, यहां पे भी काट दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है 40,000 की, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होनी चाहिए, है दोनों जगहों पे है, काट दिया। काटने का मतलब है कि ये डिफरेंस की रीजन नहीं है। डिफरेंस की रीजन वो अमाउंट्स होंगी जो एक बुक में रिकॉर्डेड हैं और दूसरी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। 50,000 की अमाउंट कैश बुक की क्रेडिट साइड पे है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होनी चाहिए, है, लीजिए मैंने टिक कर दी। उसके बाद तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, कैश बुक में और कोई अमाउंट नहीं बची, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे देखिएगा 10,000 की अमाउंट आपको शो हो रही है। ये एक ऐसी अमाउंट है जो कि बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे शो रही है, कैश बुक की डेबिट साइड पे नहीं है। तो अगर ये कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाए तो क्या ये टैली हो जाएगा, हम रिकॉर्ड करके देखते हैं 10,000। ओके जी, अब हमारे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सिर्फ 2 अमाउंट्स ऐसी थी जो एक वक्त में एक जगह रिकॉर्ड थी, दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं थी। हाफिज मोहम्मद उमर थे, ये वलीद थे बेटे दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। समी खान आपका भी था जी मैम ये 10,000 दूसरी साइड पर नहीं आएगा, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर है। हाँ, हम जी मैम।
हाँ जी, मैं उसको अभी करेक्ट करने लगी। अच्छा, उसके बाद हम इसको करेक्ट करने के लिए जब ये काम कर लिया, उसके बाद हम क्या किया करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंसेस देखते हैं। 159,000 का टोटल किया, 10,000 की एडजस्टमेंट के बाद जो इसका कैरी डाउन शो हो रहा है वो 149,000 है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट का किया, ये कितना शो हो रहा है 149,000 और इसका कितना कैरी डाउन शो हो रहा है एग्जैक्टली वही 149,000। तो देखिए रिकॉन्सिलेशन के बाद क्या हुआ, दोनों की अमाउंट सेम हो गई और आई भी ऑपोजिट साइड पे। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ रही 149,000 और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे आ रहा है 149,000। तो दोनों के बैलेंसेस एडजस्ट हो गए, मतलब हमने रिकॉन्सिलेशन कर ली, हमने दोनों के बैलेंसेस को मैच कर लिया, रिकॉन्साइल कर लिया। तो एक्चुअल में रिकॉन्सिलेशन ये है। इसमें क्या सीखा हमने, ये बात सीखी है कि बेटे जो ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड नहीं होती वहां रिकॉर्ड करके देखते हैं कि आफ्टर रिकॉर्डिंग अगर कोई फ्रॉड या कोई और मिस्टेक नहीं है तो उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के बाद क्या दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस मैच करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जी, अब तक के डिस्कशन के जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रिकॉल करूंगी, जो आपने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। सबसे पहली बात कि बेटे हम बिजनेस का बैंक अकाउंट या अपना बैंक अकाउंट जब ओपन करवाते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, हम अपने अकाउंट के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हैं, इन ट्रांजैक्शंस को हमारा ऑफिस में बैठा हुआ अकाउंटेंट जिस बुक में रिकॉर्ड करता है, दैट्स बुक नेम इज कैश बुक, जिसे हम इसके अलावा क्या बोलते हैं, बैंक बुक। हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, नो डाउट वो हमारे कैश बुक में या बैंक बुक में रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन इन विच कॉलम, हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। और हमारी उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमारा बैंकर जिस बुक में रिकॉर्ड करता है, दैट्स नेम इज बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बुक्स होती हैं। हमारे अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो हमारी रिसीट्स हैं, कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे अकाउंट के थ्रू जो पेमेंट्स हो रही हैं हम उन्हें कैश बुक की क्रेडिट साइड पे और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब सेम ट्रांजैक्शंस क्योंकि दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए दोनों बुक्स में जो हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए उसकी अमाउंट सेम होनी चाहिए, लेकिन बिहेवियर ऑपोजिट होना चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता। कुछ उसकी रीजन क्या होती है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी होंगी, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुकी होंगी, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी। उनकी वजह से आपके दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम रिकॉन्सिलेशन रफ प्रोसीजर जो है, रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और उसको परफॉर्म करने का तरीका क्या होता है, उसको परफॉर्म करने का तरीका ये है कि हम अपनी कैश बुक भी लेते हैं और सेम टाइम पीरियड की बैंक स्टेटमेंट भी बैंकर से मंगवा लेते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस को मैच करते हैं। मैच करने का तरीका क्या होता है, कैश बुक की डेबिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड के साथ टैली करते हैं, जो अमाउंट्स दोनों बुक्स में होती हैं उन्हें टिक करते चले जाते हैं। इसी तरह कैश बुक की क्रेडिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे के साथ मैच करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस दोनों जगहों पे हों उन्हें टिक कर देते हैं, उन्हें क्रॉस कर देते हैं। तो जो अनटिक हमारे पास अमाउंट्स होती हैं हम उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं कि जनाब ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो एक वक्त में एक बुक में रिकॉर्ड हैं। जब हमारे पास वो ट्रांजैक्शन सामने हमारे पास आ जाती हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस अराइज होते हैं, तो फिर हम उनको टैली करने का प्रोसीजर क्या ऑप्ट करते हैं, उस प्रोसीजर को रिकॉन्सिलेशन का नाम देते हैं। और ये एक रफ प्रोसीजर होता है। इस रफ प्रोसीजर में हम रफ कैश बुक और रफ बैंक स्टेटमेंट ओपन करते हैं। एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही कैश बुक में या हमारी बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट में तो हम ट्रांजैक्शन खुद से रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, वो हमारा बैंकर ही रिकॉर्ड करेगा, और बैंकर कब रिकॉर्ड करता है, जब उसके पास प्रूफ आता है।
लेकिन हम ऑफिस में बैठे हुए रफ वर्किंग करके देख रहे होते हैं कि जो ट्रांजैक्शन जहां नहीं है वहां अगर रिकॉर्ड हो जाएंगी, ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, तो क्या उसके बाद उन दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस मैच कर जाएंगे या नहीं। तो इस तरह इस प्रोसीजर को हम रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। और देखो, जिस तरह मैंने आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल ली है और उसमें 2 अनटिक अमाउंट्स थी। 70,000 की अमाउंट कैश बुक की डेबिट साइड पे थी, उसे बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे होना चाहिए था, नहीं थी, तो हमने रफ वर्किंग में बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखकर देखा। और जो 10,000 की अमाउंट थी वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे थी, उसे कैश बुक की क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, नहीं था, तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख कर देखा, तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस मैच हो गए, हमारी रिकॉन्सिलेशन हो गई। दोनों के बैलेंसेस की अमाउंट सेम लेकिन ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। एक तो ये बात सीखी। नेक्स्ट में, नॉर्मल सिचुएशन में जब हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए होते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा आए हैं, रिसीव्ड ज्यादा और पेमेंट्स कम है, वो नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन में बेटे आपकी कैश बुक या बैंक बुक का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो डेबिट होता है और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट। और इसके ऑपोजिट जब सिचुएशन होती है ओवरड्राफ्ट की या ओवरड्रॉन की, और तो उस सिचुएशन में इनके बैलेंसेस नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल हो जाते हैं। और एबनॉर्मल सिचुएशन में कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका बिहेवियर क्रेडिट और बैंक स्टेटमेंट का जो बिहेवियर होगा वो डेबिट। तो जनाब यहां तक हमने सिर्फ रिकॉन्सिलेशन को डिफाइन किया है और हल्का सा देखा है कि जनाब एक्चुअल में रिकॉन्सिलेशन कैसे की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस को और एडजस्टमेंट्स को। रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में मैक्सिमम कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स कैश बुक में आ सकती हैं और बैंक स्टेटमेंट में कौन कौन सी मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स करनी होंगी आपको ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस। पहले हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स in cash book during reconciliation। कैश बुक में बेटे वही चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन जो कैश बुक में पहले नहीं आई होंगी, हम उन्हें कैश बुक में लिखेंगे। वो कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं? उसमें सबसे कॉमन ट्रांजैक्शन जो हुआ करती है वो बैंक चार्जेस हुआ करते हैं। बैंक में हमने अकाउंट ओपन करवाया, बैंक से हम सर्विसेज ले रहे हैं, वो हमारे बैंक स्टेटमेंट को भी मेंटेन कर रहे हैं, आपके पैसे को भी सेव कर रहे हैं, वो हमें सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बेटे कोई भी सर्विस रेंडर नहीं करता। बैंक हमसे सर्विस चार्जेस लेता है, लेकिन बैंक हमसे सर्विस चार्जेस किस तरह लेता है? हम इन द फॉर्म ऑफ कैश उसे सर्विस चार्जेस नहीं देते, बल्कि वो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। बैंकर हमारे अकाउंट से जब पैसे निकालता है, बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है, तो बैंक चार्जेस एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसे बैंकर ने हमारी बैंक स्टेटमेंट में पहले रिकॉर्ड कर लिया होता है। जब तक कब तक नहीं रिकॉर्ड करेंगे? जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? या तो बैंकर हमें एडवाइस भिजवाएगा, या आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, या जब हम स्टेटमेंट निकलवाएंगे वहां से देखकर हमें आइडिया हो जाता है, या बैंक की तरफ से नोटिस आ जाते हैं कि जनाब इस मंथ के आपके ये टोटल चार्जेस हमने डिडक्ट कर लिए। तो जब तक वो नोटिस हमारे पास नहीं आता तब तक ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिर हम क्या करते हैं? रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में बैंक चार्जेस को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब बैंक चार्जेस क्या हैं? हमारी रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं? ये तो हमारी पेमेंट्स हैं, और पेमेंट्स कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? क्रेडिट साइड पे। तो कैश बुक में आपने बैंक चार्जेस को हमेशा क्या करना है? आपने क्रेडिट करना है। उसके बाद और किस चीज की आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकती है कैश बुक में है, वो है स्टैंडिंग ऑर्डर एडजस्टमेंट। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर एडजस्टमेंट्स क्या हुआ करती हैं? बिजनेसमैन आज का बहुत बिजी है, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अपने काम के लोड को कम करने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है? बहुत सी रूटीन की ट्रांजैक्शंस, जैसे सैलरी है, ईच मंथ वर्कर को आपने पे करनी है, बिजनेसमैन ने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, ईच मंथ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रेंट पे करना है, इंश्योरेंस करवाई हुई है तो कांस्टेंट अमाउंट प्रीमियम की उसके एंगेज में जा रही है। रेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं, दो तरीके होते हैं इन पेमेंट्स के।
पहला तरीका तो ये होता है कि भाई आप क्या करो, पहले बैंक से पैसे निकलवाओ एक ट्रांजैक्शन, फिर जिस पार्टी को पैसे देने उन्हें ऑफिस में बुलाओ, ऑफिस में रश पड़े, फिर आप उनको पैसे अदा करो। और अगर आप उनको पैसे दे रहे हो, चेक की फॉर्म में दे रहे हो, वो फिर क्या करेगा, एक आपने उसको दूसरे स्टेप में उसको चेक दिया, जिसको चेक दिया वो आपका चेक आपके अकाउंट में लेकर जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे निकलवाएगा। कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन, 3 स्टेप्स में एक छोटा सा काम हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई आजकल किस तरह किया जाता है, हम बैंक को पहले स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, और जनाब जिन पार्टीज को पेमेंट्स करना होती है उन्हें भी कह देते हैं काइंडली हमारे ऑफिस ना आइएगा, हमें अच्छा नहीं लगता कि पैसे लेने वालों का रश हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ हो। तो हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, बैंक को कह देते हैं, पहले से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ पे ये पैसे, हमने हर महीने ये पेमेंट्स करनी है। हम वो पूरी लिस्ट बना करके हर महीने में कितनी कितनी पेमेंट किस किस को करनी है रेगुलर बेसिस पे, वो लिस्ट बैंक को दे देते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि भाई जब मंथ एंड का टाइम आएगा, पेमेंट का टाइम आएगा, आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दीजिएगा, आप हमारे अकाउंट से उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। ना तो उनको आने की जहमत उठाना पड़ेगी, ना हमें इतने स्टेप से गो थ्रू होना होगा, अल्टीमेटली हमारे बैंक से पैसे जाने। तो आप हमारे बिहाफ पे जब जिसको पेमेंट करनी होगी आप कर दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब बैंक क्या करेगा, इंश्योरेंस को पे करने का टाइम आया, इंश्योरेंस पे कर दी, रेंट पे करने का टाइम आया, रेंट पे कर दिया, किसी सप्लायर को, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, कर दी, वर्कर्स को सैलरीज पे करनी है, नोटिफिकेशन आ चुका किसको कितनी फिक्स सैलरी पर मंथ पे करनी है, कर दी। अब ये ऐसी पेमेंट्स हैं जिनको पहले अकाउंट फॉर कर रहा है आपका बैंकर। बैंकर ने जैसे ही इन ट्रांजैक्शंस को करना है, उसने फौरन हमारी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेना है। हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। बैंक इनके केस में हमें नोटिस भिजवाता है, एडवाइसेस भिजवाता है कि भाई लीजिए, आपने जो कहा था हमने काम कर दिया हुआ है, हमने पेमेंट्स कर दी और आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दी, अब आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। जब तक हमारे पास वो एडवाइसेस नहीं आती, नोटिफिकेशंस नहीं आते, जब तक हमारे पास सबूत नहीं आता, एविडेंस नहीं आता, हम तब तक इन ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो बेसिकली आप नोट करोगे जितने भी डिफरेंसेस हैं ट्रांजैक्शंस के, वो टाइम गैप की वजह से आते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से आते हैं कि एक काम बैंक ने पहले कर लिया, हमें नोटिस हमने नहीं किया, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। अल्टीमेटली हमने भी उस ट्रांजैक्शन को, जब हमारे पास सबूत आएगा, हमने कैश बुक में अल्टीमेटली रिकॉर्ड तो कर ही लेना है। लेकिन जब तक ये टाइमिंग डिफरेंस है कि ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड है, दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं, उसकी उनकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं, और उन्हीं डिफरेंसेस को हाईलाइट करके हमने रिकॉर्ड करना होता है। एनीहाउ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के केस में हुआ क्या, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, पेमेंट कर लेने के बाद हमें भिजवा दिया नोटिस। वो जो नोटिस हमें आता है, उस नोटिस का नाम है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है कि बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। कौन सा अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट का अकाउंट। बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे क्या होता है, पेमेंट्स होती है। बैंक ने हमारे अकाउंट में से पेमेंट्स कर दी, बैंक ने उस ट्रांजैक्शन को डेबिट कर दिया। अब हमने इन पेमेंट्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, और पेमेंट्स को कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो डायरेक्ट डेबिट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि कैश बुक में पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें। इसी तरह स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के केस में, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के केस में, कहीं से अगर पैसे आने हो तो पुराने जमाने में क्या होता है, कहीं से पैसे लेने, वो जिनसे पैसे लेने वो खुद आए, ऑफिस में चेक डिपॉजिट करवाए, हमें उनको एंटरटेन भी करना पड़ा, उनके लिए टाइम भी निकालना पड़ा। वो चेक ऑफिस में आया, उसके बाद कैशियर को कहा जाओ बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा के, और 2 स्टेप्स में काम हुआ। और प्लस वो जो गेस्ट आए उनको हमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट पे भी खर्चा करना पड़ा, टाइम भी निकालना पड़ा। आज का बिजनेसमैन जो है उसके पास ना टाइम है और ना छोटे मोटे खर्चा करने के लिए फालतू में पैसे। तो हमने जहां से पैसे लेने होते हैं उनको भी कहा हुआ होता है कि आप बजाय इसके कि हमारे ऑफिस में चेक या कैश देकर आइए, क्योंकि हमने भी ऑफिस में बड़ी डाउन साइजिंग कर दी हुई है। वो काम जो पहले 3-3 अकाउंटेंट करते थे, हम एक अकाउंटेंट से गुजारा कर रहे हैं, हम उसके ओवरलोड को भी कम करना है। हम क्या कहेंगे, कहीं से पैसे आने, आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस में ना आइए, हमारे बैंक में जमा करा दीजिए। और बैंक को हमने कहा हुआ है कि जनाब लिस्ट दी हुई है कि फलां फलां जगह से हमें ये पैसे आने हैं, आए, आप हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिएगा। हमें पैसे आए, बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। वो क्या है, हमारी रिसीट्स हैं। रिसीट्स को बैंकर हमारी बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट साइड।
अब ये ऐसी रिसीट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हमें बैंक क्या करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद नोटिस भिजवाएगा कि जनाब आपके अकाउंट में पैसे आए थे, फलां जगह पे रिकॉर्ड कर लिए, अब आप रिकॉर्ड कर लीजिए। इनको नाम दिया जाता है डायरेक्ट क्रेडिट का। डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट जो हैं ये बेटे स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट होते हैं। तो डायरेक्ट डेबिट है या डायरेक्ट क्रेडिट है, इसका मतलब है ये डायरेक्टली बैंक में ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी। बैंक ने जिसको डेबिट कर दिया, हमने कैश बुक में उसको क्रेडिट करना है, और बैंक ने जिस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट किया, हमने उसे कैश बुक में क्या करना है, डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक ने जिसको क्रेडिट किया, बैंक की क्रेडिट साइड पे रिसीट्स होती हैं। तो ये हमारी बेसिकली रिसीट्स हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड है, और रिसीट्स को जब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है तो किस साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। फिर इसके अलावा कुछ एरर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। कैश बुक में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, रिसीट्स थी या पेमेंट थी, मिस्टेक्स हो गई, ह्यूमन एरर है ना। 235 अमाउंट थी, 253 लिख दी, डिजिट्स आगे पीछे हो गए, तो टाइपिंग की मिस्टेक्स हो जाती हैं। डेबिट साइड पे एक अमाउंट लिखनी थी, क्रेडिट साइड पे लिख दी। तो कैश बुक में चाहे आप एंट्री मैनुअल कर रहे हो या कंप्यूटराइज कर रहे हो, डाटा एंट्री तो ह्यूमन बीइंग ने करनी है, और इंसान खता का पुतला, गलती हो जाती है। तो अगर आपकी कैश बुक में मिस्टेक्स हो गई हुई हैं तो आपने कैश बुक में ही उनको रेक्टिफाई करना। और रेक्टिफाई करने का तरीका क्या होता है, उसका तरीका कार ये होगा कि देखो ये कैश बुक है, ये रिसीट्स हैं डेबिट साइड पे, ये पेमेंट्स हैं क्रेडिट साइड पे। आपने जनाब 1000 से डेबिट करनी थी कोई अमाउंट, आपने 100 से डेबिट कर दी, कम डेबिट की। अब इसकी करेक्शन क्या करोगे, 1000 की अमाउंट थी, 1000 डेबिट कहीं से पैसे आए थे चेक की फॉर्म में, 1000 डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने 1000 डेबिट करने की बजाय 100 डेबिट कर दिया, 900 से कम डेबिट किया, तो क्या करोगे, 900 से मजीद डेबिट कर दोगे। इससे क्या होगा, आपकी एक्चुअल अमाउंट 1000 की डेबिट साइड पे स्टैंड कर जाएगी। या फिर ये भी मिस्टेक हो सकती है, आपने डेबिट अमाउंट ज्यादा कर दी, आपने जनाब 2000 रिकॉर्ड करना था डेबिट साइड पे, आपने 20,000 रिकॉर्ड कर लिया, एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया, 18,000 से डेबिट ज्यादा कर दिया। उसकी करेक्शन कैसे करोगे, जितनी अमाउंट ज्यादा डेबिट हो गई उतनी अमाउंट क्रेडिट कर दोगे। अकाउंटिंग में एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है, आपके अकाउंटेंट के पास रेजर नहीं होता, कोई हाईलाइटर, कोई वाइटर, कुछ नहीं होता, ना ही हम जब वो कंप्यूटराइज काम करता है तो हमें उसे एडिटिंग या डिलीटिंग का ऑप्शन दिया हुआ होता है। गलती अगर हो जाती है तो उसे रेक्टिफाइंग एंट्री के थ्रू ही करेक्ट किया जाता है। डेबिट अगर कम लिख दिया और डेबिट कर दें, क्रेडिट कम लिखा और क्रेडिट कर दें, डेबिट ज्यादा लिखा गया, जो डेबिट ज्यादा हो गया उसको सही करने के लिए जितनी अमाउंट से ज्यादा डेबिट कर दिया उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दो। ज्यादा क्रेडिट हो गया, जितनी अमाउंट से ज्यादा क्रेडिट हो गया उसको सही करने के लिए डेबिट कर दीजिए। तो कैश बुक में अगर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो बेटे आपने उन्हें कैश बुक में ही करेक्ट करना है। तो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में कैश बुक में मैक्सिमम ये एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। उन्हें मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर एडजस्टमेंट्स होंगे, बैंक चार्जेस होंगे, इनकी ट्रीटमेंट, इनकी एडजस्टमेंट पहले हमारी बैंक स्टेटमेंट में आ चुकी हुई होगी, हमने इन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट भी ट्रांजैक्शंस को पहले बैंकर ने क्योंकि डील कर लिया होता है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस आ चुकी होती हैं, कैश बुक में नहीं आई हुई होती, इसलिए हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में स्टैंडिंग ऑर्डर्स की एडजस्टमेंट्स कैश बुक में करते हैं, डायरेक्ट डेबिट को क्रेडिट करते हैं और डायरेक्ट क्रेडिट को डेबिट किया करते हैं। इसके अलावा कैश बुक में मिस्टेक हो जाए तो उसे कैश बुक में ही रेक्टिफाई किया जाता है, कैश बुक में ही हम करेक्ट करते हैं। तो बेटे आज हमने वो एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए हैं जो ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस हमें कैश बुक में करनी पड़ सकती हैं। अब क्योंकि टाइम हमें पास वो ऑलमोस्ट एंड हो गया हुआ है, तो कल बेटा हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट्स इन
बैंक स्टेटमेंट ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस, हमें बैंक स्टेटमेंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकती हैं। आज का और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने इसको सुना, समझा, रिपीट किया, उनके लिए ये चैप्टर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक की डिस्कशन में अगर कोई इशू है, आई एम वेटिंग फॉर योर क्यूरीज। समीउल्लाह दोबारा से बेटे। हाँ अस्सलाम जी वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम क्वेश्चन ये था कि जो बैंक का जो बैंक की स्टेटमेंट का हम काउंट करेंगे कि इफेक्ट देंगे, उसको किस एलिमेंट के तहत देखेंगे? मतलब वो कि हमारा 5 बैंक बैलेंस है, मतलब वो 5। हाँ ये बेटे, बैंक में जो आपके पैसे पड़े हैं आपका ये एसेट्स है ना, ये यस एसेट का मैम। एलिमेंट, एसेट्स हैं तो आपके। आपने कहा ना कि ऑपोजिट इफेक्ट देना हमने उसे बैंक हाँ जी, स्टेटमेंट। क्योंकि हमारा बैंकर के साथ डेटर क्रेडिटर का रिलेशन होता है। अगर हमने बैंक को अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाने के लिए दिए हुए हैं तो कल कला को हमने बैंक से वापस भी लेने हैं। यस हमारे लिए जो पैसे रिसीवेबल हैं उनके लिए वो पेएबल हैं, तो हमारा उनके साथ डेटर क्रेडिटर का रिलेशन होता है। इसलिए कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बनती है। ओके मैम। ठीक है, इसका और मतलब कोई हमने नहीं ना इफेक्ट देना अपनी अकाउंटिंग बुक्स में दोनों उसका। एक्चुअल में नहीं देते। जो एक्चुअल हमारी कैश बुक होती है और बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें नहीं हम इफेक्ट देते। हम तो रफ वर्किंग में एडजस्टमेंट्स करके देख रहे होते हैं, रफ वर्किंग में रिकॉन्सिलेशन करके देख रहे होते हैं कि जब इनकी एडजस्टमेंट हो जाएंगी तो क्या दोनों के क्लोजिंग बैलेंस मैच करेंगे कि नहीं। इवन देन अगर बैलेंसेस मैच नहीं ना करते तो फिर हमें थोड़ा सा अलार्मिंग साइन मिल जाता है कि शायद कहीं कोई फ्रॉड हुआ है, कहीं कोई चीटिंग हुई है, तो उसका अलार्मिंग साइन हमें मिल जाता है। ओके मैम, इसका मतलब हमने कैश बुक को बिजनेस के बिहाफ पे डील करना है और बैंक स्टेटमेंट को बैंक के बिहाफ। नो बेटे, बैंक स्टेटमेंट भी हमारी है, कैश बुक भी हमारी है, और हमारी ही ट्रांजैक्शन दोनों बुक में रिकॉर्ड हो रही है। सिर्फ फर्क क्या है, हम उन ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैश बुक है, और हमारी ही ट्रांजैक्शंस को जो बैंक रिकॉर्ड कर रहा है जिस बुक में, वो बैंक स्टेटमेंट है। ओके मैम। ठीक है, ओके बेटा। चलें जनाब, कल के लेक्चर से पहले आप सब लोग बेटे जो आज डिस्कस किया उसे रिकॉल कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।